जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, और इसी प्राचीन भारत के इतिहास में हम आज जो वंश पढ़ेंगे, यानी कल हमने इसके कुछ राजा पढ़ लिए थे सातवाहन वंश की। सर ये क्या? हम पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में हमने सबसे पहले पढ़ा शुंग वंश, और इस शुंग वंश के बाद हमने बात की थी कण्व वंश की, और कण्व वंश के बाद जो अगला नेक्स्ट वंश था वो था सातवाहन वंश। मैंने कल बहुत सी बातें बताई, जैसे बात करें सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक। सिमुक के बारे में हमने कल चर्चा की कल वाली क्लास में। प्ले लिस्ट में जाकर देखना, सारा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट ही करेंगे हम, ठीक है? तो जुड़े रहिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जीके भाई अजय सर नाम से है। वहां आपको अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहता है। बिल्कुल। सिमुक के बाद जो राजा हुआ था उसका नाम था सातकर्णी प्रथम। क्या नाम था भाई? सातकर्णी प्रथम। इसकी चर्चा भी हमने कल कर ली। इसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम था हाल। हाल की भी हमने बात कर ली थी। इसके बाद जो राजा होगा अब उसके बारे में हम जानते हैं। बिल्कुल। देखो, सातवाहन वंश के बाद अगला जो हाल के बाद शासक हुआ उस शासक का नाम क्या है अब जानते हैं उसके बारे में। बिल्कुल। उस शासक का जो नाम है वो है गौतमी पुत्र। क्या भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका नाम क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो 106 ईस्वी के अंदर, यहाँ ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी लिखा है, 106 ईस्वी में गद्दी पर विराजमान होते हैं, और 130 में गुरुजी फिर के रहे खड़ो हो जाएंगे ना, खड़ो को नहीं हुआ। 130 तक इसका शासनकाल था। यानी पूछ लिया जाए कि कुल कितने वर्ष राज किया इसने, किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो कुल कितने वर्ष राज किया था? 24 वर्ष राज किया। बिल्कुल। आगे इसकी बहुत अच्छी अच्छी बात जानेंगे, सुनना ध्यान से। गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थे, यह इस सातवाहन वंश के 23वें महान शासक थे। बिल्कुल। 23वें जो महान शासक थे वो कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब आप कहोगे सर इसकी जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है? बिल्कुल, इनकी जो जानकारी है वो मिलती है नासिक प्रशस्ति से। बोलो भाई, किस प्रशस्ति से? नासिक प्रशस्ति से। नासिक प्रशस्ति के अंदर जानकारी मिलती है गौतमी पुत्र सातकर्णी की, और इसी जानकारी के अंदर, इसी प्रशस्ति के अंदर इनकी एक उपाधि मिलती है। सर उपाधि भी मिलती है? बिल्कुल, उपाधि भी मिलती है। अब आप कहोगे सर उपाधि जो मिलती है वो क्या मिलती है? तो जो उपाधि मिलती है वो मिलती है जुगल थंबी। क्या उपाधि मिलती है? जुगल थंबी मृदा भांड। इसके अंदर इसकी जो उपाधि मिलती है वो क्या मिलती है? जुगल थंबी मृदा भांड। किसकी मिलती है? गौतमी पुत्र सातकर्णी की। और अब उल्लेख मिलता है कि इसके पास 3 घोड़े ऐसे थे। कितने घोड़े भाई? याद रखो, बोलो। 3 घोड़े ऐसे थे जो समुद्र का पानी पीते थे। समुद्र का क्या पीते थे? पानी। बिल्कुल, समुद्र का पानी पीते थे। ऐसे 3 घोड़े थे किसके पास? गौतमी पुत्र सातकर्णी के पास। और एक बात और याद रखना, इसके समय शक शासक था जिसका नाम था, बिल्कुल शक शासक था जिसका नाम था नेहपान। क्या नाम था भाई? नेहपान। और बताते हैं कि इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस नेहपान को भी क्या किया था? हराया था, यानी पराजित किया। शक शासक नेहपान को पराजित करने वाला शासक भी कौन था? बिल्कुल, कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। हो सकता है कि इस वंश के जो नाम है वो पुत्र पुत्र बहुत लग रहे हैं, जिसके बाद आगे राजा आएंगे उसके आगे पुत्र लग रहे हैं। हो सकता है इनकी माताओं के नाम पर इनके नाम पड़े हो। बिल्कुल राइट बात है।
तो इसके बारे में क्या याद रखना है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बिल्कुल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम छोड़ देते हैं इन वंश को, पढ़ते नहीं है। शुंग वंश हो गया, कण्व हो गया, सातवाहन। मान के चलना मेरे प्रिय साथियों, आपको बचाएंगे भी यही प्रश्न, क्योंकि आप इन उन विद्यार्थियों से आगे होंगे जिन्होंने इन वंश को नहीं छुआ, नहीं पढ़ा। अब मैं देखता हूँ कई बार लाइव ये लगा देता हूँ, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि पहले प्रिय साथी पूरी ताकत के साथ, ये प्रिय लाल जितने भी हैं पूरी ताकत के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनके जीवन में इतना भयंकर दुख आता है, देखकर बहुत अद्भुत लगता है, सारे गायब। बिल्कुल ऐसे ना करें, आपके ही भले के लिए पूरी ताकत से देखें। इसीलिए तो मैं आधे घंटे की बनाता हूं क्लास। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है घंटे की नहीं देख सकते आप, आधे घंटे ही, और मैं ही नहीं देख सकता थे कि देख सको, आधा घंटा ही फोन के अंदर आप पढ़ बढ़िया तेरे तो, बाकी फोन में तो इतना घंटा ज्यादा कौन नहीं, क्योंकि फिर याद कौन हो। मेन बात है याद करने की, फिर आपको ये सिस्टम याद नहीं होगा, मेन बात याद करना भी तो है। बिल्कुल। अब गौतमी पुत्र सात करने के बाद जो शासक बना, उसके बाद चलो इसकी बातें। 23वां महान शासक, जानकारी नासिक प्रशस्ति से, उपाधि जुगलथंभी मृदभांड की, 3 घोड़े समुद्र का पानी, शक शासक नेहपान को इसने हराया था। बिल्कुल। अब इसके बाद जो राजा होगा वो, उसका नाम क्या है? बिल्कुल उसका सर नाम क्या है? इसके बाद जो राजा बस सभी चर्चा करेंगे, देखिए बने रहिएगा बस। इसके बाद जो राजा हुआ उसका नाम था विशिष्टि विशिष्ट पुत्र पुलमावी, विशिष्ट पुत्र पुलमावी। इसका जो राज तिलक हुआ था वो 130 ईस्वी के अंदर हुआ था, जबकि यह गद्दी पर जो बैठा था वो कब तक? 154 ईस्वी तक। अब बताओ आप कितने वर्ष राज किया इसने, ये याद रख लेना थोड़ा सा। तो विशिष्ट पुत्र पुलमावी की अगर हम चर्चा करें, किसकी भाई? विशिष्ट पुत्र पुलमावी की। बिल्कुल। चलो देखो, तो विशिष्ट पुत्र पुलमावी है, क्या है भाई? पुलमावी। इसकी चर्चा करें। देखो, इसने अपनी जो राजधानी बनाया था, राजधानी वो बनाया था प्रतिष्ठान को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस पीटी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, और वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि सातवाहनों वंश का जो मूल स्थान था वो कौन सा था? तो इनका जो मूल स्थान है वो भी प्रतिष्ठान को ही माना जाता है, और इनकी जो राजधानी थी सातवाहनों की वो भी क्या थी? प्रतिष्ठान। अब और अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि प्रतिष्ठान को राजधानी जो बनाया था वो किसने? तो विशिष्ट पुत्र पुलमावी ने। किसने भाई? विशिष्ट पुत्र पुलमावी ने। राजधानी किसे बनाया? प्रतिष्ठान। बिल्कुल बिल्कुल। कितने वर्ष किया भाई? देखो 20 और 4 24 वर्ष। बिल्कुल, ये याद रखना। प्रतिष्ठान, मूल स्थान कहाँ मानना है? प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान कहाँ है सर? अरे प्रतिष्ठान का नाम नहीं सुना आपने? गोदावरी नदी का नाम तो सुना है। बिल्कुल, यह गोदावरी नदी के किनारे ही स्थित है। सर गोदावरी नदी के किनारे तो है, किस राज्य के वर्तमान के अंदर स्थिति देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र का। बिल्कुल, महाराष्ट्र के अंदर प्रतिष्ठान आता है, यही इन सातवाहनों का मूल स्थान था, यही इनकी क्या थी? राजधानी। और ये किस नदी के किनारे है? गोदावरी। ये वही गोदावरी नदी है जिसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताई जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? गोदावरी को। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। बिल्कुल, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये डेल्टा बनाती है भाई नदी, क्योंकि किसका जो जल जाता है वो कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी की ओर। और जो यहाँ जल लेके जाएगी वो क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी? बिल्कुल, डेल्टा। अब आगे इसके बाद जो शासक हुआ उसकी बात करें तो बिल्कुल 2-3 बात, एक ही बात आसान सी। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने अपनी जो राजधानी बनाई वो किसे बनाया? प्रतिष्ठान को। बिल्कुल, आगे बात करें, इसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। बिल्कुल,
क्या नाम हुआ? यज्ञ श्री सातकर्णी। बिल्कुल भाई। अब देखो उसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम क्या था? तो इसके बाद जो राजा हुआ उसका नाम था यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी। इसकी बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है? बिल्कुल देखिए, सुनिए क्या ध्यान से। ये जो यज्ञ श्री सातकर्णी था, इसने सिक्के पर, इसने सिक्के चलाए भाई, जरूर चलाए। सिक्के पर जहाज का चित्र बनवाया। किसका चित्र बनाया? जहाज का चित्र बनवाया। अब इससे क्या पता लगता है कि सर इसने जहाज का चित्र बनवाया? बिल्कुल सुनने ध्यान से। सिक्के पर किसका चित्र खुदवाया? जहाज का। यह इसकी बातें दर्शाता है समुद्र प्रेम, यानी ये जो लोग थे वो समुद्र से प्रेम करते थे। एक तो ये बात। दूसरी बात दर्शाता है सातकर्णी जो है इसने सिक्के चलाए जिस पर किसका चित्र था? जहाज का। यह इसकी समुद्र प्रेम यानी समुद्र के प्रति लगाव, व्यापार के प्रति लगाव दर्शाता है कि इनका जो लगाव था वो कितना था इनकी ओर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद ये रखना, यही इस वंश का क्या था? अंतिम शासक। इस वंश का जो अंतिम शासक था या जिसे हम कह सकते हैं अंतिम राजा था वो कौन था? यज्ञ श्री सातकर्णी। बिल्कुल सिंपल छोटा सा राजवंश था। तो सातवाहन वंश हमने किया कंप्लीट। अब सातवाहन वंश के बारे में ही जानेंगे, मुख्य तथ्य के बारे में, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए, वन डे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो सातवाहन वंश के आगे लिखोगे आप स्मरणीय तथ्य। सभी नोट्स बना लो भाई, साथ साथ मैं आपको एक अच्छी तरह से कार्य करवा रहा हूँ। पूरा इतिहास करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य में पहली बात याद रखना, इन्होंने जो सिक्के चलाए थे वो किस किस के थे? तो जो सिक्के थे वो शीशे के थे, तांबे के थे और कांसे के चलाए। यहां इसने सिक्के चलाए। कांसा कैसे बनता है आप पूछोगे? तो तांबा के अंदर अगर हम टीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई? कांसा बनेगा। तो तांबा और टीन मिलकर ही क्या बनता है? कांसा। सिक्के ये चलाए, पहली बात ये याद रखना। और मैंने बताया अभी आपको कि इनका जो मूल स्थान था वो था प्रतिष्ठान, और प्रतिष्ठान कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। और यही इनकी क्या थी? राजधानी। तो प्रतिष्ठान मूल स्थान के साथ साथ क्या थी इनकी? राजधानी, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। तो ये बातें मैंने लिखवाई थी पहले, आप याद रखना। इसके बाद याद करें तो ये जो सातवाहन थे, सातवाहन, इन्हें उपनाम से भी जाना जाता है। अब आप कहोगे कि सर किस किस उपनाम से जाना जाता है? बिल्कुल, इन्हें कहा जाता है आंध्र, वृता। आंध्र जो वृता कहा जाता है वो किनको कहते हैं? सातवाहन को। और इन्हीं सातवाहन को आंध्र जातीय भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्या कहा जाता है? आंध्र जातीय। इन्होंने एक परंपरा शुरू की थी, तो यही लिखोगे। क्या परंपरा शुरू की? तो दान देने की जो परंपरा है, दान देना, ये जो परंपरा है, ये प्रथा जो है वो शुरू की। और इस प्रथा के तहत जो सर्वाधिक दान दिया, जो दान दिए वो किन को दिए थे? तो आप याद रखना, सर्वाधिक जो दान दिए गए थे वह बौद्ध भिक्षुओं को दिए गए थे। इसकी चर्चा मैंने अच्छी तरह से कर ली थी पहले। और इसका जो उल्लेख मिलता है दान प्रथा का, इसका जो उल्लेख है यहाँ लिख रहा हूँ, इसका जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो वह मत्स्य पुराण के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? मत्स्य पुराण के अंदर इसका क्या भाई है? उल्लेख मिलता है। किसका? दान प्रथा का
बिल्कुल। अब इसके बाद आगे चर्चा हम करेंगे एक वंश की जिसका नाम था, क्या भाई ये समझ लेते थे में आप इतनी बातें बिल्कुल ध्यान में रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें इस वंश से संबंधित, ठीक है, ओके। और एक बात और याद रखना, इनकी जो राजकीय भाषा थी सातवाहन वंश वालों की, जो राजकीय भाषा थी वो कैसी थी? तो राजकीय जो भाषा थी वो थी प्राकृत, जिसकी लिपि जो थी वो कैसी थी आपसे पूछ लिया जाए तो लिपि ब्राह्मी, ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद जो वंश आएगा उसका नाम है इक्ष्वाक वंश। कौन सा वंश है भाई बोलो? इक्ष्वाक वंश। सातवाहन वंश के बाद इस मगध साम्राज्य पे जो राज किया था वो किसने किया था? इक्ष्वाक वंश ने। किसने भाई? इक्ष्वाक वंश ने। इसके जो संस्थापक है उनका नाम है शांतामूल। तो शांतामूल को क्या माना जाता है? संस्थापक। अब आप कहोगे कि सर इन्होंने राज कहाँ किया, तो आइए बताता हूं। ये हमारा प्यारा सा क्या है भाई बोलो? भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल। आपने नाम सुना होगा यहां कलिंग क्षेत्र का, कलिंग का जो युद्ध हुआ उसका नाम सुना है ना जी? बिल्कुल। कलिंग जो है वो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। तो ये जो थे ये इक्ष्वाक वंश जो था वो, सॉरी चेदी वंश, चेदी वंश जो था वो तो था इस यहाँ चेदी वंश। ये कलिंग जो क्षेत्र है उड़ीसा वाला वो यहाँ था। अगर बात की जाए इसकी इक्ष्वाक वंश की, तो इक्ष्वाक जो वंश था वो यहाँ एक स्थान है कृष्णा गंटूर। स्थान का नाम क्या है मेरे प्रिय साथियों? कृष्णा गंटूर। क्या नाम है बोलो भाई? कृष्णा गंटूर क्षेत्र। ये कहाँ है? ये अपने आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इस वाक वंश के संस्थापक कौन किसे माना जाता है? शांतामूल को। इसी के बाद एक शासक हुए जिसका नाम था वीर पुरुष दत्त। इसके बाद जो शासक हुए उस राजा का नाम क्या था? वीर पुरुष दत्त। इसके बाद एक ही बात याद रखनी है कि इसने नागार्जुन कोंड, नागार्जुन कोंड, ये क्या था? तो नागार्जुन जो कोंड ये स्तूप था। ये क्या था बोलो भाई? स्तूप। तो इस स्तूप को जो है वो क्या है? बनवाया था। किसने बनवाया था? वीर पुरुष दत्त ने। इक्ष्वाक वंश के बाद मैंने अभी बताया कि एक वंश आया जिसका नाम था चेदी वंश, बिल्कुल। तो इसके बाद इक्ष्वाक वंश में दो शासक शांतामूल और वीर पुरुष दत्त, इनकी दो याद होगी। अब बात करें चेदी वंश। इस चेदी वंश के जो संस्थापक है वो माना जाता है महामेघवाहन को। ये इस वंश के क्या थे? संस्थापक। और इसके बाद महामेघवाहन के बाद एक शासक हुए जिस शासक का नाम है खारवेल। इसके समय एक ही बात याद रखनी है, हाथी गुफा अभिलेख का नाम सुना होगा जी गुरुजी। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वो लगवाया। अब आपसे एक प्रश्न है कि किस राज्य में लगवाया, वो आप कमेंट में बताओगे। नागार्जुन कोंड स्तूप जो है वो किस राज्य के अंदर है, तो वो आप याद रखोगे आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है भाई? आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल। तो चेदी वंश में महामेघवाहन संस्थापक हो गए। दूसरे राजा खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख लगवाया, बिल्कुल। तो मेरे प्रिय साथी आप सभी जी और जान से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो। देखो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल जाए। हम आपके साथ जब तक आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर लेते तब तक जुड़े रहेंगे। और किसी को भी
कोई भी कोर्स वगैरह ऑनलाइन परचेज करना हो तो अपना तैयारी कर लो, ऐप है उस पर मेरी भी आपको क्लासें मिलेगी, इंडियन ज्योग्राफी करवाई हुई है मैंने, वहाँ आप ऐप इंस्टॉल करके कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। राजस्थान में कब से सबसे कम दाम पर जो कोर्सेज देता है वो तैयारी कर लो ऐप पे देता है। हमारे मेरे प्रिय भाई साहब, बड़े भाई साहब आशु जी के और विजयपाल सर के संरक्षक में चलाया गया ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है। एक बार इंस्टॉल करके क्लास से लेके देखो। अगर आप कोर्स नहीं खरीद सकते तो फ्री चीज़ें भी मिल रही है, वो लो। बिल्कुल। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।